मित्रों नमस्कार। पावन ज्योतिष प्रभात यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज का टाइटल ऐसा टाइटल ले आया हूँ कि आप लोग सुन के प्रसन्न हो जाओगे। टाइटल का नाम है ग्रह द्वारा संरक्षित भावों का सबल फल, स्ट्रांग रिजल्ट्स ऑफ हाउसेज प्रोटेक्टेड बाय द प्लेनेट। जी आनंद, आज तक हमने केपी ज्योतिष में भी यही अध्ययन किया है कि ग्रह जहाँ बैठा है या जिन भावों में उसके राशियाँ बैठी हैं वो भाव इनका 2 नंबर का फल देता है। लेकिन जिस ग्रह के नक्षत्र में बैठा है और उस नक्षत्रेश स्वयं जहाँ बैठा है उसकी दोनों राशियाँ जहाँ हैं उसका अव्वल नंबर का फल है। मतलब केपी ज्योतिष के अध्ययन में, अभ्यास में 90% यही मिलता है कि नक्षत्र का फल नंबर 1 का होता है। तो मित्रों, आज हम इसी विषय पर चर्चा करने वाले हैं कि ग्रह अपने भावों का अपने द्वारा संरक्षित राशियाँ, मतलब उसकी जो राशियाँ हैं वो जहाँ बैठी हैं उन भावों का भी सबल फल देता है। लेकिन उसको ढूंढने का, उसको करने का तरीका भी जानना चाहिए। आज के पहले हमने एक वीडियो दिया था कि आपकी कुंडली का सर्वाधिक शक्तिशाली ग्रह, उसको हमने अनटैलेंटेड नाम दिया था। वो अनटैलेंटेड है भी, लेकिन वो रेयर परिस्थितियों में मिलता है। ऐसे ग्रह जिनको हमने उस विषय में बताया था सर्वाधिक शक्तिशाली, उनके राशि में, नक्षत्र में, उप नक्षत्र में, उप नक्षत्र में कोई ग्रह नहीं होता। और वह जिन भाव, जो भाव उनके हैं या जिस भाव में वो बैठा है या जिस भाव में उसकी राशियाँ हैं उसका सबल फल वो देता है। और केवल अपनी दशांतर दशा में नहीं, जीवन भर देता है। तो वह सर्वाधिक शक्तिशाली ग्रह है, लेकिन अनटैलेंटेड की ही श्रेणी में आता है। उससे थोड़ा सा इतर हम बताने जा रहे हैं, लेकिन ये ग्रह भी अनटैलेंटेड ही हैं। ये कैसे हैं? इसको देखने के लिए आपको हमने एक कुंडली का विवरण दिया है। पूरी कुंडली नहीं है, जो जरूरी है वही है। संजोग से यह कुंडली मेरी अपनी है और अपने अनुभव को हमने ऊपर भी लिखा है कि अनुभूत रहस्य। आप देखोगे तो उसमें मिलेगा थंबनेल में। तो जो मैंने अनुभव किया है और जो मैंने पढ़ा, अभ्यास किया है, उसके रहस्य क्या हैं उसको बताने जा रहा हूँ। तो बड़े ध्यान से आपको देखना है। आगे बढ़ने से पहले अभी लास्ट में पूरा रिजल्ट आएगा और इसको स्किप कर दिए तो सब रहस्य ही खत्म हो गया। वीडियो को अगर मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, नीचे का सब्सक्राइब बटन पुश करके सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को पुश कर दीजिए, ऑल के बटन को क्लिक करिए ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन शीघ्र आप तक पहुंच जाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, मित्रों को शेयर करिए और एक प्यारा सा कमेंट में बराबर कहता हूं कि आप मेरे प्रसन्नता के लिए दीजिए, मैं उसका जवाब ज़रूर देता हूं। और वीडियो को भगा के कतई मत देखिएगा, पूरा वीडियो देखिए। पूरा ही नहीं, वीडियो को 1 बार, 2 बार, 3 बार देखिए, क्योंकि आप जो दर्शक हमारे वीडियो के हैं वास्तव में वो ज्योतिष में रुचि रखते हैं, ज्योतिष सीखना भी जानने चाहते हैं, पढ़ना भी जानते हैं, विद्वान भी बनना। तो मित्रों आगे बढ़ते हैं। ये अपनी कुंडली है, मैंने बताया है। यहाँ देखिए, हमने ग्रहों का ग्रह स्पष्ट दिया है। यहाँ पहले भी बता दें, लग्न कुंडली यहाँ हमने रखा है, वृश्चिक लग्न की कुंडली, कस्म कुंडली सबसे सामने रखा हूँ ताकि इसी से सब फल मिलता है, कस्म कुंडली से। देखिए यहाँ लग्न कुंडली में ग्रह भिन्न भिन्न हैं। 9 भाव में 5 ग्रह हैं, लेकिन कस्म कुंडली में 9 भाव में 4 ग्रह आ गए हैं। सूर्य 9 में है, शनिश्चर 11वें में है, राहु 3रे में है, शुक्र इसमें 8वें था, इसमें 7वें आ गया है, बृहस्पति 7वें। तो इस तरह से अभी जब चर्चा होगी तो आप खुद समझ जाओगे कि कौन ग्रह कहाँ है। आते हैं हम यहाँ, हमने ग्रह स्पष्ट दिया है।
इसका नियम बता दें कि कौन सा ग्रह जहाँ बैठा है स्वयं और उसकी राशियाँ जहाँ हैं उसका मेन फल देगा। अभी तक तो आपने पढ़ा था कि जिस नक्षत्र में बैठा है उसमें जो भाव आए हैं उसका मेन फल देगा, लेकिन यहाँ हम 3 सिद्धांत अलग अलग बता रहे हैं। पहला तो जिस ग्रह के नक्षत्र में कोई ग्रह ना हो, एक प्रकार का ग्रह हुआ कि जिसके नक्षत्र में कोई ग्रह ना हो। दूसरा प्रकार यह है कि ग्रह स्वयं अपने ही नक्षत्र में हो, जो ग्रह। और तीसरा प्रकार है कि 2 ग्रहों में म्यूचुअल है, एक दूसरे के नक्षत्र में दूसरा इसके, जैसे हमारी कुंडली में है मंगल शनि के नक्षत्र में, शनि मंगल के। ये 3 प्रकार के अनटेनेंटेड ग्रह जिनकी चर्चा हर जगह हो रही है उसके बारे में भी बता रहा हूँ। तो मित्रों 3 प्रकार के ग्रह हैं। इस कुंडली में मैंने स्पष्ट दिया है कि नक्षत्र, ग्रह किस राशि में है, किस नक्षत्र में है, किस उप नक्षत्र में है, किस उप में। आप यहाँ देखोगे सब ग्रह दिए हैं, किस राशि में है, उनके डिग्री भी दिए गए हैं। चाहेंगे आप तो डिग्री देख लीजिएगा है। और अब हम सबका अलग अलग बताएंगे कि कहाँ कौन बैठा है। नहीं, नक्षत्र ही मेन है। जो जिसके नक्षत्र में कोई ग्रह न हो वो नंबर 1 है। तो आप पहले देखो सूर्य के नक्षत्र, ये नक्षत्र का कारण है बीच वाला। देखो सूर्य के नक्षत्र में यहाँ देखो राहु बैठा हो, यहाँ देख लीजिए राहु, सूर्य के नक्षत्र में राहु बैठा है। कलम हमने घुमा दिया, ये देखिए इस तरह से सूर्य के नक्षत्र में राहु है, अर्थात सूर्य उस श्रेणी में नहीं आता, उसके नक्षत्र में कोई ग्रह। चंद्रमा को देखिए, चंद्रमा के नक्षत्र में ऊपर से नीचे तक आप देखिए तो कोई ग्रह नहीं है। तो एक तो नंबर 1 पर चंद्रमा हो गया, देखिए यहाँ रखे हैं। और फिर मंगल को देखिए, मंगल को बाद में ला रहे हैं, वो तीसरे श्रेणी। अब हम बुध को देखते हैं। बुध के नक्षत्र में देखिए, बुध के नक्षत्र में स्वयं सूर्य ही है, इन नाते बुध इसमें काउंट नहीं होगा, जिसके नक्षत्र में कोई नहीं। तो बुध नहीं काउंट हुआ। फिर बृहस्पति के नक्षत्र में देखो, बृहस्पति के नक्षत्र में कोई ग्रह नहीं, कोई ग्रह नहीं। नक्षत्र के नीचे देखो बुध, शनि, शनि, शनि और शनि, मंगल, राहु, मंगल, सूर्य, ये सब शनि शनि हमने लिखा था, कलम लग गया तो ये थोड़ा मिस्टेक हो गया। आप इसको इस तरह से पढ़िए, शनि शनि मंगल राहु, ये राहु है मित्रों, ये राहु, इस तरह से ये भी शनि है, गलती हो थोड़ी। तो देखिए बुध के नक्षत्र में कोई ग्रह सूर्य है, तो बुध उस श्रेणी में नहीं है। बृहस्पति के नक्षत्र में यहाँ देखो नक्षत्र के नीचे कोई ग्रह नहीं है, तो बृहस्पति आ गया दूसरे नंबर पे यहाँ रखें। फिर शुक्र, शुक्र के नक्षत्र में देखो यहाँ कोई ग्रह नहीं है, शुक्र के नक्षत्र, तो शुक्र को भी हमने यहाँ रख लिया। फिर शनि के नक्षत्र में, शनि के नक्षत्र में देखो यहाँ चंद्रमा भी है, चंद्रमा भी है, यहाँ शनि के नक्षत्र में चंद्रमा फिर आया है। मंगल भी है शनि के नक्षत्र में, देख लो यहाँ कई ग्रह शनि के, शनि को उस श्रेणी में नहीं रखा। और राहु के नक्षत्र में आप देखो ऊपर से नीचे तक, हेलो, राहु के नक्षत्र में यहाँ देखो शुक्र आ गया है, तो राहु के नक्षत्र में शुक्र आ गया है। इन नाते राहु उस श्रेणी में नहीं, अनटेनेंटेड नहीं है। केतु के नक्षत्र में यहाँ देखो कोई ग्रह नहीं है, बुध 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 शनि शनि। इस तरह से चंद्रमा, बृहस्पति, शुक्र और केतु, इनके नक्षत्र में कोई ग्रह, तो ये प्रथम नंबर के। दूसरा सीरियल हमने ये बताया कि जो ग्रह अपने ही नक्षत्र में, संयोग से मेरी कुंडली में कोई ग्रह अपने नक्षत्र में नहीं है, देखो, तो ये दूसरे नंबर का हो गया। तीसरे नंबर का वो हुआ जो ग्रह किसी के नक्षत्र में है और वो ग्रह इसके नक्षत्र, जैसे वो हो गया है
दोनों लोगों में मैनुअल हो गया है। तो मंगल देखो शनि के नक्षत्र में है और शनि मंगल के, तो इस तरह से हमारे कुंडली में चंद्रमा, बृहस्पति, शुक्र, केतु, मंगल, शनि, इतने ग्रह ऐसे आ गए जो उस श्रेणी में आते हैं। या तो किसी के नक्षत्र में कोई ग्रह नहीं है और या एक दूसरे से वो हो गया है नक्षत्र परिवर्तन, जिसको आप कह सकते हो, शब्द भूल रहा हूँ क्या है। तो 6 ग्रह मिले। मुखिया 3 ग्रह ऐसे हैं जो टेनेंटेड है, मतलब उनके नक्षत्रों में भी कोई ग्रह है वो इस श्रेणी में। तो वो 3 ग्रह जो हैं उनका फल जो मिलेगा, जैसे चंद्रमा, बृहस्पति, शुक्र, केतु और मंगल के अलावा सूर्य मिल गया, बुध मिल गया और राहु मिल गया। तो सूर्य, बुध और राहु ये अनटेनेंटेड की श्रेणी में आएंगे। इनका नक्षत्र जो है, जिस नक्षत्र में होंगे उसका फल देंगे। जैसे सूर्य जो है, देख लो, एक यहाँ देख लो, सूर्य यहाँ बुध के नक्षत्र में, तो बुध में जो भाव आए हैं उसके अनुसार फल देंगे। इसी तरह से बुध जो है शनि के नक्षत्र में, तो शनि में जो भाव आए हैं उसका फल देगा। और राहु जो है, राहु सूर्य के नक्षत्र में है, तो सूर्य में जो भाव आए हैं उसका मेन फल देगा। लेकिन ये 6 ग्रह नक्षत्र के माध्यम से फल नहीं देंगे। स्वयं जिन भावों में बैठे हैं या जिन भावों के कार्य, जिन भावों के में इनकी राशियाँ हैं। जैसे हम यहाँ उदाहरण, चंद्रमा देखो, अब यहाँ लग्न कुंडली नहीं देखेंगे, चंद्रमा देखो 8वें बैठा और 9वें में इसकी राशि है, अर्थात 8 और 9। चंद्रमा में शनि के द्वारा 11, 3, 4 आया है, लेकिन चंद्रमा 8वें और 9वें का फल देगा मेन रूप। तो 8वां और 9वां क्या है? 8वां स्थान चोट का है, दुर्घटना का है, परेशानी का है, और 9वां स्थान थोड़ा अध्यात्म का, आध्यात्मिक बल का है। तो चंद्रमा की महादशा मेरी चल रही है, लेकिन इसी चंद्रमा की महादशा में आप देखोगे मेरा चोट दुर्घटना हो गया था। इसमें मैं बचा जो थोड़ा सा, इसलिए कि शनि के नक्षत्र में, शनि 11 में, थोड़ा फल नक्षत्रेश का मिलेगा, लेकिन पूरा फल अपना देगा। तो दिया। चंद्रमा की अंतर्दशा जब भी आएगी तो कुछ न कुछ हमको परेशानी और कुछ आध्यात्मिक स्थिति लेके, ज्योतिष का, मंत्र का, तंत्र का, जप तप साधना का, ये चीज़ें लेके आएंगे। अब दूसरा ग्रह बृहस्पति है। देखो बृहस्पति में 7, 2, 5, अर्थात ये 7वां स्थान, द्वितीय स्थान, ये 5वां। 7, 2, 5 महत्वपूर्ण स्थान। द्वितीय स्थान धन का है और 5वां स्थान जो है, 5वां स्थान संतान का है और 7वां स्थान शादी का है। यहाँ सारी, ये राहु दूसरे में, यहाँ तो तीसरे में था, यहाँ दूसरे में आ गया है। लेकिन कोई ग्रह कहीं हो, बृहस्पति को आप देखिए, बृहस्पति जहाँ बैठा है 7वें में और दूसरे का और 5वें का पूरा फल, अर्थात तीनों स्थान अच्छे हैं। बृहस्पति 7वां माने बृहस्पति ने विवाह कराया, बाल्यावस्था में यही मेरा विवाह हो गया। शनि की महादशा थी, 13 साल की अवस्था में बृहस्पति का अंतर्दशा था, उसी में विवाह हो गया, क्योंकि मेरे पिताजी एक्सपायर कर गए थे 2-3 साल पहले। कारण उसका इसमें सामने है। तो मित्रों, बृहस्पति ने विवाह भी कराया। धन के लिए भी जब भी बृहस्पति की अंतर्दशा आई, महादशा तो आई ही नहीं, लेकिन बृहस्पति की अंतर्दशा जब भी आई तो उसने मुझे अच्छा धन दिया। और संतान पक्ष पंचम है। पंचम माने संतान मेरा बहुत आगे बढ़ रहा, तीनों संतान, तीनों पुत्र जो है सरकारी नौकरी कर रहे हैं। तो संतान के पक्ष में मैं समृद्ध हूँ बृहस्पति के नाते, धन के मामले में औसत हूँ बृहस्पति के नाते, और विवाह भी बाल्यकाल में हो गया।
जबकि बृहस्पति, आप देखो मंगल के नक्षत्र में 8 1 6 निगेटिव भाव है, बहुत अच्छे नहीं है, लेकिन अपने भावों का फल दिया, अपने द्वारा संरक्षित 7वें का, दूसरे का और 5वें, हमारे कहने का मतलब। अब इसके बाद आता है शुक्र। शुक्र देखिए 7 7 12, 7वां स्थान इसमें इसकी राशि है, 7वें में बैठा हुआ भी है, 12वें 20 की राशि। शुक्र किसके नक्षत्र में है? शुक्र देखो राहु के नक्षत्र में 2 3 4 है। शुक्र का समय भी अप डाउन वाला रहा, मेरा 20 साल तक उसकी दशा गुजारा हूँ। वो समय बहुत खर्चीला, व्यापार भी उसने कराया, व्यापार भी बंद कराया, बहुत कुछ कराया, खर्चा भी कराया। तो शुक्र भी अपना जहाँ बैठा है और जहाँ उसकी राशि है, उसका मेन फल अपनी महादशा या अंतरदशा जब भी आवे देगा। तो शुक्र हो गया। फिर केतु, केतु का भी 8वें 9वें का मेन फल देगा, नक्षत्र के माध्यम से 11 3 4 है, मध्यम फल देगा। जबकि अन्य ग्रह जो अनटेनेंटेड हैं, वो जो टेनेंटेड हैं वो नक्षत्र के माध्यम से फल देते हैं। इतनी बारीकी आप समझिएगा। तो केतु का भी जब समय आया तो 8वें 9वें का फल दिया, जैसे चंद्रमा ने अप डाउन। केतु ने भी धर्म के क्षेत्र में मुझे आगे बढ़ाया। केतु ही 9 का सबलार्ड है, जिसके इष्ट देव गणेश जी हैं, जिनकी कृपा हमेशा हमेशा मिली रहती है। तो धर्म का कारक ग्रह भी केतु है, तो केतु के नाते। और फिर मंगल और शनिचर। देखिए मंगल और शनिचर इस श्रेणी में नहीं है, हैं तो वही टैलेंटेड अनटैलेंटेड ही, लेकिन मंगल शनि के नक्षत्र में है, शनि मंगल। देखो मंगल शनि के नक्षत्र में है, शनि। अब देखो मंगल में 8 1 6 है, 6वां स्थान भी है, पहला भी है, इसका सबल फल देगा। नौकरी तो है थी ही, सबल फल माने लग्न की सुरक्षा करेगा, लेकिन 8वां फल का सबल फल देगा। और शनि की महादशा मंगल की अंतरदशा में ही मेरे पिताजी का निधन हो गया था, हम जब 10-11 साल में, 9-10 साल। तो मित्रों मंगल चूँकि पिता से व्यय स्थान में बैठा है, थोड़ी इसकी स्थिति उग्र होती है। और 9 से व्यय में बैठा है, 9 उसके अंदर है नहीं, उसकी रक्षा नहीं कर पाया, केवल मृत्यु दिया। तो बाल्यकाल में ही मेरे पिता की मृत्यु हुई। और मेरे बाबा जो थे ग्रैंड फादर, उन्होंने मेरा पालन पोषण किया। और ग्रैंड फादर का स्थान ही पंचम है। देखो पिता से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9वां स्थान, इसको ग्रैंड फादर आप कह सकते हैं। तो इसका मालिक बृहस्पति है, जिसको बताया कि बहुत ही गुण फल बृहस्पति द्वारा संरक्षित थे। वो बहुत दिन तक जीवित रहे और पालन पोषण किए, हम लोगों को आगे बढ़ाए। तो इस तरह से ये भी बता दें कि हम जमींदार के घर के थे, और ये द्वितीय भाव उसी से रिलेटेड है। तो अब आते हैं शनिश्चर में। शनिश्चर देखो ये मंगल शनिश्चर के नक्षत्र में है, शनिश्चर में 11वां भाव है। तो कभी कभी उसने धन के मामले में 6वां और 11वां होने से उसका लाभ दिया है। लेकिन शनि जो है 11 3 4 है, इन भावों को संरक्षित करता है। ये कष्ट भी देता है, लेकिन एकादश भाव, तृतीय भाव और चतुर्थ भाव का संरक्षण करता है। तो कहने का मतलब यह है कि इस श्रेणी में जो आज मैंने 3 श्रेणियाँ बताया है, फिर सुना दें। एक श्रेणी वह होती है जिसके नक्षत्र में कोई ग्रह न हो। एक श्रेणी वह होती है संयोग से इसमें जिसके नक्षत्र में कोई ग्रह नहीं है, चंद्रमा बृहस्पति शुक्र केतु हैं, तो ऐसे नहीं है। तो जिनके नक्षत्र में कोई ग्रह नहीं है, ये टैलेंटेड ग्रह हैं। और एक ऐसे होते हैं जो अपने ही नक्षत्र में होते हैं, संयोग से इसमें कोई नहीं। और तीसरे नंबर पर जो आता है, एक दूसरे के नक्षत्र में हो, मतलब मंगल शनि के नक्षत्र में, शनि में, यह लोग अपने द्वारा संरक्षित राशियों का अव्वल नंबर का फल, जिस नक्षत्र में है उसका फल तो देते हैं, लेकिन दोयम थोड़ा सा 80% फल अपने द्वारा संरक्षित राशियों का दें। आपको भ्रम नहीं होना चाहिए। एक वीडियो सर्वाधिक शक्तिशाली वाला हमने दिया है, वो अनटैलेंटेड वो भी होता है,
लेकिन वैसे ग्रह कुंडली में कब मिलते हैं कि किसी के राशि में, नक्षत्र में, भाव में, उप नक्षत्र में, उप नक्षत्र में कोई ग्रह न मिले, लेकिन ये तो अपनी दशांतर दशा में फल देते हैं जो आज बता रहा, और वो हमेशा शक्तिशाली फल देते हैं। बस इतना अंतर है मित्रों, इनको भी जान लीजिए तो केपी ज्योतिष का जो रहस्य है फलित का, इसको आप जान जाओगे। हर ग्रहों को आप वो नक्षत्र के माध्यम से ही आंकने का काम नहीं करोगे, उनकी स्थिति ये भी देख लेना चाहिए कि वो कहीं अनटेनेंटेड तो नहीं है। तो इस आधार पर जिन भावों के कार्जेश हैं, जो भाव में बैठे हैं, जिन भावों में इनकी राशियाँ, उनके संरक्षित भावों का फल ये विशेष देंगे। कभी कभी मिस्टेक हो जाता है कि नक्षत्र विवाह नहीं बता रहा, लेकिन नक्षत्र के माध्यम से विवाह नहीं हो रहा, लेकिन जो भाव इस तरह से अनटेनेंटेड है उसमें 7वां भाव होने से विवाह हो जाता है। जैसे देखो ये बृहस्पति है, बृहस्पति ने बाल्यकाल में मेरा विवाह, क्योंकि 7वां उससे संरक्षित है। लेकिन बृहस्पति के नक्षत्रेश को, मंगल को देखोगे तो 8, 1, 6, 6वां स्थान विवाह का व्यय स्थान है, 8वां तो हानिकारक स्थान है। इस तरह से विवाह के लिए निगेटिव भाव, लेकिन बाल्यकाल में विवाह हुआ क्योंकि बृहस्पति 7वां स्थान में था, ये भाव उससे संरक्षित था। तो मित्रों बहुत वीडियो लंबा हो रहा है, आशा है आप इसको विस्तार से बढ़िया से समझ गए हैं, और फिर नई वीडियो लेके आऊँगा। बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक शुभकामनाएं।